दोस्तों कैसे हैं आप लोग। सो आई नो यू विल बी कंप्लेनिंग दैट एनालिसिस इज़ वेरी लेट एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज आई वेंट टू अ मैरिज रिसेंटली एंड ड्यू टू दैट इट इज़ a bit delayed and I'm really sorry about that, but I'm here finally with the discussion. So let's begin. This is analysis of 16th June. Okay, 15th का बचा है हमारा, 16th का बचा है और 17th का रात तक या कल सुबह आ जाएगा। ठीक है, एनालिसिस तो 15 16 का मैं अभी अपलोड कर दूंगी, तो टेंशन मत लेना। देन लेट्स बिगिन विद एनालिसिस। जीएस पेपर 1 का एनालिसिस है ताला मड्डले के बारे में। ठीक है, तो ताला मड्डले क्या है? ये ट्रेडिशनल आर्ट है ताला मड्डले का। इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ यक्षगना थिएटर। ठीक है, हम देख लेंगे यक्षगना भी क्या होता है। तो क्या हुआ एग्जैक्टली कि सीन क्या है कि अभी ये वैसे तो नॉर्मली अभी वर्चुअल होता है, वर्चुअल हो रहा है ड्यू टू कोविड सिचुएशन, वरना इसको परफॉर्म किया जाता था। इट इज़ अ पार्ट ऑफ थिएटर थिंग। ओके, अबाउट ताला मड्डले। ताला मड्डले एंशियंट फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस डायलॉग है और डिबेट परफॉर्मेंस इन सदर्न इंडिया। तो होता कहाँ है, ध्यान रखना, इन द कर्नाटका एंड केरला। केरला का कासारगोड रीजन है, वहाँ पे होता है। द कर्नाटका रीजन, यहाँ पे इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्या परफॉर्म करते हैं? प्लॉट और कंटेंट में क्या होता है, जो कॉन्वर्जेशन है, जैसे पॉपुलर माइथोलॉजी है, ठीक है, उस तरीके में वो मतलब कन्वर्सेशन करते हैं, उसमें गाने गाते हैं, तो इस तरीके की ये होता है। डायलॉग एंड डिबेट परफॉर्मेंस जिसे आप कह रहे हैं वो होता है इसमें। ठीक है, सार्काज्म इन्वॉल्व करते हैं, पंस मतलब टिप्पणियाँ मारते हैं, फिलोसफिकल पोजिशंस लेते हैं और ह्यूमर ऐड करते हैं। तो यक्षगना से कैसे अलग है? यक्षगना परफॉर्मेंस जो ताला मड्डले है उसमें क्या होता है, आर्टिस्ट बैठते हैं इकट्ठे, ऐसे 3-4 आर्टिस्ट। ठीक है, एक तबला लेके बैठ जाता है या फिर इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाता है और वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मतलब बोलते रहते हैं एंड वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो बेसिक अपने जो मतलब गेटअप है उसमें करते हैं। पर यक्षगना थिएटर में क्या होता है, पूरा मतलब ऐसे कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन के मेकअप वेकअप करके वो सब करते हैं। तो ये भी माना जाता है कि जैसे जो यक्षगना थिएटर का मतलब जब रिहर्स कर रहे होंगे तो तब ताला मड्डले फॉर्म होगी एंड मेन फॉर्म इज यक्षगना थिएटर, तो ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज म्यूजिक इज कॉमन फॉर बोथ, क्योंकि म्यूजिक सेम है दोनों में, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डांस एंड कॉस्ट्यूम्स का। यहाँ पे डांस एंड कॉस्ट्यूम्स होते हैं यक्षगना में, जबकि ताला मड्डले में नहीं होते। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यक्षगना माइनस डांस एंड कॉस्ट्यूम्स इज इक्वल्स टू ताला मड्डले। तो आप ये देख सकते हो फोटो में, ये है यक्षगना थिएटर। ठीक है, तो ये यक्षगना के बारे में है और ये ताला मड्डले। तो इस तरीके से ताला मड्डले होते हैं, ये तबला वबला लेके बैठ जाते हैं, तो ये इस तरीके से परफॉर्मेंस की जाती है। ठीक है, तो आई होप वी आर क्लियर विद दैट। देन नेक्स्ट इज कंसर्न ओवर सस्पेंशन ऑफ PCPNDT रूल्स। ठीक है, तो PCPNDT की फुल फॉर्म क्या है? प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, तो इस तरीके से का ये एक एक्ट है। ये एक्ट कब आया था? 1996 में। ठीक है, उसको क्या है कि 30 जून तक सस्पेंड कर दिया गया है बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया है इन द वेक ऑफ कोविड-19 नेशनल लॉकडाउन। ठीक है, अब देखते हैं भाई कि फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ क्या होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ने सस्पेंड कर दिया कौन से रूल्स? रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 क्लॉज 8 एंड 18A क्लॉज 6। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा किया है सस्पेंड। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ जान लो कि इन रूल्स में एग्जैक्टली होता क्या है, कि इन केस कभी कोर्ट के लिए आ जाए तो। ठीक है, क्रिटिसाइज़ किया गया इस मूव को क्योंकि ये पॉसिबिलिटी जो भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, प्री आई थिंक आपको पता ही होगा प्री नेटल प्री कंसेप्शन को क्यों कहते हैं, कि भाई जो बच्चा मतलब माँ के पेट में होता है तभी उसका अबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है, प्री कंसेप्शन मतलब बच्चे का इम्प्लांटेशन होने से पहले ही गर्भ में, और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, तो पहले डायग्नोस करवा देते हैं कि लड़का है या लड़की और फिर उसकी हत्या करा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अनडॉक्यूमेंटेड मिसयूज बाय क्लिनिक ओनर्स एज वेल एज पेरेंट्स, तो ये उसका मिसयूज़ करेंगे एंड ये इससे जो सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, देन क्लॉज 9 क्या कहता है जिसकी सस्पेंशन की गई है, कि हर एक मतलब ओरिजिनली क्या होता था, रूल 9 में क्या होता था कि हर एक जेनेटिक और काउंसलिंग सेंटर को या जेनेटिक लेबोरेटरी को या फिर जिसके पास भी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन, ऐसे क्लिनिक्स को या इमेजिंग सेंटर जैसे MRI CT स्कैन जिनके पास भी होता है, उनको अपनी एक रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। ठीक है, और जो भी वो प्री कंसेप्शन और प्रेगनेंसी रिलेटेड टेस्ट कर रहे हैं ऑफ ईच मंथ बाय 5th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, मतलब आज मान लो मैंने आज 15 जून को किया तो मुझे 5 जुलाई तक इनको रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी। ठीक है, और टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ठीक है, जो स्टेट्स के मतलब स्टेट बोर्ड एस्टैब्लिश करे इस एक्ट के द्वारा, उनको भेजनी पड़ती थी। पर अब इसको सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब नो डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो लेस ट्रांसपेरेंसी, तो आप देख सकते हैं कितनी ओपेकनेस बढ़ सकती है इसके कारण। कंसर्न क्या होता है, सस्पेंशन रूल कुड लीड टू इलीगल प्रोसीजर्स। ठीक है, इलीगल करेंगे वो क्योंकि उनको दे आर नॉट बाउंड टू डॉक्यूमेंट इट एंड प्रोड्यूस इट टू समबडी, सो दे विल डेफिनेटली मेक द इलीगल यूज ऑफ दीज थिंग्स।
तो PCPNDT एक्ट है क्या? इट इज़ इनैक्टेड इन रिस्पॉन्ड टू डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो 972 927, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे चेंज हुआ। तो इन ओरिजिनली क्या था, 972 था 1901 में, ठीक है, एंड 1991 के आते आते ये वाला रेशो हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 1901 का स्टैटिस्टिक 1991 का, ठीक है, एंड फिर 2001 का, फिर 2011 का, ऐसे फिर आप एक ग्राफ बना के कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको दिखा सकते हो, थोड़ा इनोवेटिव होके। तो मेन पर्पस ऑफ इनेक्टिंग दिस एक्ट इज टू बैन जो भी ऐसी टेक्निक्स हैं जो सेक्स सिलेक्शन के द्वारा मतलब पता चलाती हैं कि भाई लड़का है या लड़की, उन टेक्निक्स को बैन करना है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बट उनको ओरिजिनली बैन करना है ताकि वो उनका मिसयूज़ ना हो सके एंड फिर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन ना हो सके, ठीक है। एंड ऑफेंसेस क्या है इसकी रिगार्डिंग कंडक्टिंग और हेल्पिंग द कंडक्ट ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, ठीक है। अगर कंडक्ट कर रहे हो या हेल्प भी कर रहे हो तो भी इन द अनरजिस्टर्ड यूनिट, पहली बात तो रजिस्टर करवानी पड़ेगी, जिसके पास अगर आपके पास ऐसी मशीन है तो आपको रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्टर्ड नहीं हो और ऊपर से ये चीज़ें कर रहे हो तो सीधा सीधा ये आप ऑफेंस के अंडर आ रहे हो, ठीक है। सेक्स सिलेक्शन ऑन मैन और वुमेन, कंडक्टिंग PND टेस्ट फॉर एनी पर्पस, ठीक है। प्री नेटल डायग्नोस्टिक अगर आप टेस्ट करो चाहे कोई भी पर्पस हो, ठीक है, जो उस एक्ट में हो या ना हो, तो कर रहे हो बाय थ्रू एनी अल्ट्रासाउंड मशीन या दूसरा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो भी आप इसके तहत ऑफेंसिव हो, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिकली सेक्स जो मतलब रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हो तो यू आर अंडर द ऑफेंस। द एक्ट मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, जिसमें वो कहते हैं ना कि इतने लोग पकड़े गए क्योंकि उन्होंने अवैध क्लिनिक चालू किया हुआ था, मतलब कि वो अनरजिस्टर्ड थे, तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज एंड ऑल जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, ठीक है। इन सब का रजिस्ट्रेशन होता है जो भी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स हैं। फिर अगर उनमें ऐसा कुछ पाया जाता है, ठीक है, तो उनको भी अंडर एज अ ऑफेंस माना जाता है। अगर वो इस तरीके का स्पेसिफिक कर रहे हैं तो ऑफेंस माना जाएगा, एंड अगर अनरजिस्टर्ड में अगर लोग कर रहे हैं तो वो तो है ही है ऑफेंस, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दैट। अमेंडमेंट्स क्या है, द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2003, ठीक है। तो देख सकते हैं आप एक्ट ओरिजिनली PCPNDT एक्ट, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कब आया था, इट वॉज इन समथिंग 1996, ठीक है। तो आई विल कन्फर्म इट डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आया था 1996 में शायद, तो उसको दोबारा से अमेंड किया गया 2003 टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी, कि तब टेक्नोलॉजी आई, पहले नहीं थी, तब फिर आई अल्ट्रासाउंड मशीन वगैरह इस तरीके से। तो एक्ट वाज अमेंडेड टू ब्रिंग द टेक्निक ऑफ प्री कंसेप्शन सेक्स सिलेक्शन एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक विद इन द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट, कि भाई अगर तुम अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से भी अगर तुम पता लगा कि ये अबॉर्शन करा रहे हो तो भी आप इसके ऑफेंस में हो, ठीक है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड टेक्निक से 5 या 6 महीने के आसपास पता चल जाता है बच्चे का जेंडर, तो ये ऑन द ऑनर्स ऑफ जो भी डायग्नोस कर रहा है उसके ऊपर होता है कि उसे नहीं बताना पेरेंट्स को, ठीक है। अगर वो इंसिस्ट भी कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो भी उसको नहीं बताना होता। दिस इज मतलब ऑफिशियल एक क्लोजर में रखना पड़ता है इसको, ठीक है। तो अमेंडमेंट ऑल्सो एम्पावर्ड द सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसको मैंने बताया था ना आपको कि 5th ऑफ द मंथ को आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है, तो सेंट्रल सुपरवाइजरी एंड स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बोर्ड भी बनाए इस एक्ट के तहत, जिसको आपको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। वाइड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ इज नेसेसरी बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल मिसिंग एट बर्थ ड्यू टू प्रैक्टिस ऑफ जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन हैज़ बीन एस्टिमेटेड 0.46 मिलियन गर्ल्स, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, मतलब ये वाला स्टैट्स याद मत करना, ये कर लो कि अप्रॉक्स 5.52 मिलियन गर्ल्स मिसिंग एट बर्थ फॉर 12 ईयर पीरियड, मतलब 2001 से 2012 तक अप्रॉक्स इतनी गर्ल्स मिसिंग थी, मतलब इतने लोगों का अबॉर्शन हो चुका था। तो आप ये स्टैट्स याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास इकलौता ये वाला एक्ट था जिसके तहत हम ये सोशल इविल को कर्ब कर सकते थे, बट अभी सस्पेंड कर दिया गया है, तो इस चीज़ का इलीगल बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि भाई पहले जो भी वो क्लिनिक है जिसके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है या इमेजिंग की मशीन है, उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी अगर वो इस तरीके की ऑफेंस कर रहा है कि भाई वो अल्ट्रासाउंड टेक्निक द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा पेरेंट्स को बता रहा है, अबॉर्शन करवा रहा है, बता रहा है, अगर अबॉर्शन नहीं करा रहा तो भी वो ऑफेंडेड ही होगा, ठीक है। तो फिर उसको फिर अंडर दिस एक्ट उसको पनिशमेंट मिलेगा, एंड अगर कोई अनरजिस्टर्ड क्लिनिक करता है तो उसको तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो PCPNDT एक्ट, आई होप वी आर क्लियर। देन ADIP स्कीम, ठीक है। ADIP क्या, असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग एंड फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, ठीक है। अब बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनको क्या लाठी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कई लोगों को चश्मे की ज़रूरत पड़ती है या हियरिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है, ऊंचा सुनने लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड्स मतलब जिसकी मदद से वो मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी सके, ठीक है, टू दिव्यांगजन्स थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स अंडर ADIP स्कीम, ठीक है। दिव्यांगजन्स को दिया ADIP स्कीम के द्वारा। तो ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस
जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसने पंजाब में ये करवाया है काम, ठीक है। तो फर्स्ट कैंप बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एलिम्को। एलिम्को जो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि इस तरीके के फुट्स बनाती है, ठीक है, जो मतलब नकली पैर, जिनके मान लो कोई हैंडीकैप वगैरह होता है ना, तो नकली पैर इस तरीके के बनाती है, मतलब एक तरीके का एनजीओ टाइप है जो इन चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है लोगों में, ठीक है। तो एडीआईपी स्कीम क्या है? असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन्स फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस स्कीम, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री करा रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो नीडी है या डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जो नहीं मतलब प्रोक्योर कर पा रहे इस तरीके की चीज़, मान लो कि नकली फुट है या पैर है जो जिनको चाहिए होगा, या फिर मतलब हाँ जिसके बैसाखी है या व्हील चेयर है जो नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए उनकी मदद हो सके, ठीक है। एंड ताकि वो फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन हो पाए इनका, एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ द डिसेबिलिटी। बेसिक बात क्या है? जो उनकी डिसेबिलिटी है वो उनको डेली के काम करने में हिंड्रेंस ना प्रोवाइड करे, इसके लिए उनको वो असिस्टिव डिवाइसेस की मदद चाहिए, एंड वो असिस्टिव डिवाइसेस एडीआईपी स्कीम के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करा रही है, ताकि उनका इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बढ़ सके। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? द स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सच एज एनजीओज, ठीक है, एनजीओज की मदद से हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड एलिम्को, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दैट मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल लिम्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया नकली पैर बनाती है आर्टिफिशियल लिम्स एलिम्को। तो अ पर्सन सेटिस्फाइंग, तो किस किस को मिलता है ये? सबसे पहले इसके बेनिफिट्स, एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, नॉट रेजिडेंट बट सिटीजन, एंड ही हैज़ 40% ऑफ डिसेबिलिटी और मोर, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट जारी होता है भाई आपको कितनी डिसेबिलिटी है, तो आपकी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, प्लस आपके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेरे पास इतनी है। मंथली इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर डिपेंडेंट्स है, मतलब गार्जियन है या पेरेंट्स हैं, तो उनकी भी इनकम 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड उसको पिछले 3 साल में कोई भी इस तरीके की असिस्टेंस ना मिली हो फ्रॉम फॉर द सेम पर्पस, लाइक सेम व्हील चेयर ना मिली हो मान लो, तो फिर आप दोबारा से व्हील चेयर दे दो तो क्या फ़ायदा? एक व्हील चेयर से काम चल जाता है। तो अगर चिल्ड्रन बिलो 12 एज है तो ये लिमिट 1 साल की हो जाती है, भाई आपको पिछले 1 साल में कोई भी इस तरीके की असिस्टेंस ना मिली हो, पर ये है कि ये स्कीम, ये एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? एडीआईपी स्कीम इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जो लोग हैं, डिसेबल्स हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको उनकी फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन कराना, ठीक है, एंड ताकि उनकी जो इफेक्ट्स हैं उनकी डिसेबिलिटीज़ के वो कम से कम हो सकें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज अबाउट सिप्री रिपोर्ट ऑन इंडिया चाइना न्यूक्लियर वेपन्स। तो सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो ये स्वीडन बेस्ड है, एक इंस्टीट्यूट है। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो आप समझ लो पीस करवा रहा है, तो कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड होगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स जो कंट्रीज़ बना रही हैं उनको रेगुलेशन करवाना, ठीक है, ताकि पीस प्रमोट हो सके। This the yearbook assess the current status of disarmament, armaments and international security। इस साल का ईयरबुक था, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1966 में, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इनिशियली तो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनी थी, ठीक है, जो डेडिकेटेड थी into the conflict armaments and arms control and disarmament। तो इनिशियली तो ये इंडिपेंडेंट हुई थी, बेस्ड इन स्टॉकहोम, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है डाटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स एंड मीडिया एंड इंटरेस्टेड पब्लिक, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनको बताता है कि भाई कौन सी कंट्री कितनी डिसआर्मामेंट या किसके पास कितने वो हैं। एक बार जाइए पापा आगे। ओके, लेट्स रिज्यूम एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो सिप्री का हम देख रहे थे 1966 में बनाई गई थी, एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट था जो डेडिकेटेड था टू रिसर्च इनटू कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट्स, किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर आर्मामेंट्स हैं, एंड उसके लिए ये डेडिकेटेड था, बेस्ड इन था स्टॉकहोम, ठीक है। एंड ये डाटा प्रोवाइड करता है एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। तो इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट ने क्या बोला है? उसने इंडिया एंड इट्स नेबर्स को देखा है किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये बोला गया कि इंडिया एंड चाइना इंक्रीज देयर न्यूक्लियस वॉरहेड इन द लास्ट 1 ईयर। तो 1 साल में इन्होंने खूब न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। चाइना इज इन द मिडल ऑफ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल्स, ठीक है। तो चाइना का न्यूक्लियर आर्सेनल्स है, उसने पहली बार न्यूक्लियर ट्रायड बनाया है, ठीक है। तो लैंड बेस्ड, मतलब इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स जो सी में काम कर सके, ठीक है, सबमरीन्स में डाल के फिर उनको न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया जाए, एंड एयरक्राफ्ट के केपेबल भी उसने वेपन्स बनाए हैं। जैसे हमारे यहाँ INS अरिहंत है जो कैपेबल है टू कैरिंग
फॉर कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, इन द सी, ठीक है। तो उसको सेम केस में चाइना ने इस तरीके के बनाए हैं, न्यूक्लियर ट्रायड जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियन न्यूक्लियर आर्सेनल वेंट अप टू 130 टू 140 एंड 150। तो फिलहाल का डाटा आपको याद करना है, हमारे पास 150 न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ठीक है, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हैं इन टोटल। हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तान के पास भी है, 160 हैं, ठीक है, एंड चाइना के पास तो ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। एंड बोथ चाइना एंड पाकिस्तान के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स है। तो आप ये देख सकते हो लिस्ट, ठीक है। आई विल अपलोड द सेम इन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, ठीक है। तो आप देख सकते हो रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये 8 कंट्रीज़, 8 या 9 कंट्रीज़ हैं जिसको आपको याद रखना है किन किन के पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास 150, पाकिस्तान 160 एंड चाइना 320। तो देख सकते हो जस्ट डबल ऑफ पाकिस्तान, चाइना के पास न्यूक्लियर आर्सेनल्स है। तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है? टुगेदर द 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, उनके पास एस्टिमेटेडली मतलब 13,500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं एट द स्टार्ट ऑफ 2020। तो पहले से तो कम है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यूएसए और रशिया ने अपने कम कर दिए हैं, ठीक है। माइनस माइनस में देख सकते हो उन्होंने डिसआर्मामेंट की तरफ गए एंड थोड़ा सा अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम किए हैं, ठीक है। तो नीड ऑफ द आर क्या है कि यूएस एंड रशिया ने इनिशियली क्या न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी, ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी 1991 के आसपास आई थी, मतलब एक स्टार्ट ट्रीटी थी, ठीक है, वो 1991 के आसपास आई। उसके बाद न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई थी, ठीक है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है? न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। तो ये आई थी, ये यूएस एंड रशिया के बीच में साइन हुई थी कि भाई हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। पर क्या है कि ये फरवरी 2021 में लैप्स कर जाएगी अगर ये मतलब दोनों पार्टीज दोबारा से एग्री नहीं करेंगे। पर यूएस से एग्री नहीं करा, वो कह रहा है जब तक चाइना नहीं आएगा इसमें तब तक हम इसको रिन्यू नहीं कराएंगे। अब चाइना तो क्यों ही आएगा, चाइना डिसआर्मामेंट नहीं करना चाहेगा, तो ये हो सकता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी लैप्स कर जाए, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि नई ट्रीटी को नेगोशिएट करने के लिए काम जारी कर देना चाहिए, ठीक है। एंड डेडलॉक ओवर न्यू स्टार्ट एंड द कोलैप्स ऑफ 1987 सोवियत यूएस ट्रीटी। तो जो इनिशियली अभी यूएस और रशिया के बीच में फिलहाल तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, ठीक है। तो पहले कौन सी ट्रीटी होती थी? सोवियत यूनियन, जब कोल्ड वॉर का एरा था, सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में कौन सी थी? आईएनएफ ट्रीटी, 1987 कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे आईएनएफ ट्रीटी थी, मतलब इंटरमीडिएट रेंज एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल ट्रीटी, ठीक है। एंड जो इन 2019 सजेस्ट दैट एरा ऑफ बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूएस माइट बी कमिंग टू एन एंड, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट हो सकता है कि ये फिनिश हो सके, ठीक है। आई थिंक आईएनएफ ट्रीटी से तो यूएस ने विड्रॉ भी कर लिया है अपने आप को। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी देखो अभी दोबारा से रिन्यू होती है नहीं होती है, देखते हैं। देन जीएस पेपर 3 का टॉपिक है जीपीएआई से रिलेटेड, ठीक है। तो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है जीपीएआई। जीपीएआई क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंडिया ने एज अ फाउंडिंग मेंबर टू सपोर्ट द रीजनेबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एज यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फाउंडिंग मेंबर, ठीक है, ताकि वो सपोर्ट कर सके रीजनेबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो एज अ फाउंडिंग मेंबर हमने ज्वाइन किया है। तो इट इज़ जीपीआई की है क्या? इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, ताकि वो गाइड कर सके कि भाई रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली होता क्या है कि जैसे रोबोटिक्स का यूज़, ठीक है, आजकल रोबोट हर काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, रोबोट मूवी आपने देखी होगी कि भाई रोबोट धीरे धीरे आदमी की जगह लेने की कोशिश करते हैं। तो वे एक इतना एक्सट्रीम लेवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना पहुंच जाए जिसके बाद वो ह्यूमंस को ही सरपास कर दे। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ग्राउंडेड इन ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। दिस इज फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स टाइप, ठीक है। ये किससे दैट विल बी सपोर्टेड बाय सेक्रेटरिएट, ठीक है। एंड इसको मतलब ये इसका गॉड फादर कौन है जीपीएआई का? ओईसीडी, ठीक है। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो पेरिस में है, ठीक है। इसमें 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज होंगे जीपीएआई में, एक मॉन्ट्रियल में और एक पेरिस में, ठीक है। एंड फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके देख लो, सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बट याद रखना इंडिया है फाउंडिंग मेंबर, ठीक है। यूएसए है इसमें एंड तो मोटे मोटे ये 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बाकी हाउ दिस इनिशिएटिव वर्क, तो इनिशिएटिव काम कैसे करता है? इट विल ब्रिज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय सपोर्टिंग कटिंग एज रिसर्च करवाएगा इसमें, ठीक है। एंड अप्लाइड एक्टिविटीज़ कराएगा ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रायोरिटीज़ इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये इकट्ठा लेकर आएगा जो भी एक्सपर्ट्स हैं फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सिविल सोसाइटीज़, गवर्नमेंट एंड एकेडमिया, ताकि वो
प्रमोट कर सके रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसर्च कराएगा, ठीक है, तो विभिन्न तरीके की सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा लेके आएगा ताकि रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मेथोडोलॉजीज इन्वॉल्व करेगा ताकि बता सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा सकता है, लेवरेज कर सकता है, जो हमारा कोविड-19 पैंडेमिक है उसमें कोई मदद कर सकता है, नहीं कर सकता। आप देखते हो दिन भर न्यूज़ आते हैं कि फलाना रोबोट बना दिया, ठीक है, वो स्टाफ की कमी को पूरा करेगा, पेशेंट्स को मेडिसिन वगैरह दे के आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन दीज थिंग्स। सो हाउ दिस हेल्प फॉर इंडिया, ठीक है, ये फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, तो इंडिया कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ग्लोबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो मैंने बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जिसमें ऐसे कंप्यूटर बनाने में मदद करते हैं जो बिहेव लाइक ह्यूमंस करेंगे, या इस तरीके की मशीन्स जो कॉग्निटिव टास्क परफॉर्म करेंगी जस्ट लाइक ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकेंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकेंगी। देन इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च इन ई सेरेमनी, ठीक है। तो इंडियन गैस एक्सचेंज इट इज़ द फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। जैसे एलपीजी का अब नंबर डायल करते हैं और एलपीजी आ जाता है ना, तो इस तरीके का पहला नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है जो जिससे गैस ट्रेडिंग हो सकेगी, ठीक है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे गैस की ट्रेडिंग होगी, ठीक है। इट विल बी डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फॉर डिलीवरी ऑफ नेचुरल गैस। तो ध्यान रखना नेचुरल गैस की डिलीवरी होगी, ठीक है, अनकॉर्पोरेटेड एज होनली ऑन सब्सिडरी ऑफ आईईएक्स। तो ये आईईएक्स इंडिया एनर्जी मार्केट प्लेटफॉर्म का एक सब्सिडरी है, मतलब उसके अंडर आता है इंडियन गैस एक्सचेंज, ठीक है। इट इज़ फुल्ली ऑटोमेटेड एंड विद वेब बेस्ड इंटरफेरेंस, ठीक है, ऑटोमेटेड है एंड आपको बताएगा आपको इतना चाहिए, कितना क्वांटिटी चाहिए, एंड फिर उससे उस तरीके से ट्रेड हो सकेगा। तो एक्सचेंज काम कैसे करेगा, इट इज़ अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आईजीएक्स, जिससे वो अलाउ करेगा बायर्स एंड सेलर्स को टू ट्रेड बोथ इन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। और बेसिकली किसके लिए करेगा, जो इम्पोर्टेड नेचुरल गैस होगी, जो हम इंडिजिनियसली इंडिया में बनाते हैं उसके लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए सरकार पैसा उसकी डिसाइड करती है। पर जो आईजीएक्स है वो इम्पोर्टेड जो नेचुरल गैस है उसकी ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। तो जो 3 हब्स पे जहाँ इम्पोर्ट होके आती है, कौन सा, दहेज एंड हजारिका इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हब्स हैं जहाँ पे इम्पोर्टेड नेचुरल गैस आती है, ठीक है। तो यहाँ से उसको ट्रेडिंग हो सकेगी, ट्रेडिंग तो ऑनलाइन होगी पर जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे होंगे इसके। So imported liquefied natural gas will be regasified and sold to buyers through exchange and removing the requirements for buyers and selling। जो ढूंढते थे पहले एक दूसरे को, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो लोग आ जाएंगे। दिस एक्सचेंज ऑल्सो अलाउज मच शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मतलब शॉर्टर मतलब शॉर्ट टर्म्स पे भी कि भाई अगले दिन डिलीवर हो गया, 6 महीने में डिलीवर करा दो, तो इस तरीके से भी हो सकेगा। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस आ सकेगी, नो, बिकॉज ये इसके प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है एंड इट विल नॉट बी सोल्ड ऑन गैस एक्सचेंज। ज़रूरी क्यों था, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल कर रही है गैस की, ठीक है, एंड इसीलिए हमें इम्पोर्ट तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इम्पोर्ट के बाद वो फैसिलिटेशन हो सके, मतलब सीमलेस ट्रांजिशन हो इसका, ड्यू टू कोविड-19 सब हॉल्ट पे आ गया, पर इसका सीमलेस ट्रांजिशन हो, क्योंकि नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो चूल्हा चौका भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस करंटली अकाउंट फॉर लेस देन हाफ ऑफ कंट्री, ठीक है। तो डोमेस्टिक हाफ होती है और हम इंपोर्ट हाफ करते हैं, तो टोटल मिला के आधी हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ती है, तो क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स कम होते आ रहे हैं। तो LNG imports are set to become larger proportion of domestic gas consumption, ठीक है। एंड तो इंपोर्ट्स को बोल रहे हैं कि ज़्यादा प्रोपोर्शन होगी क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक गैस कंजप्शन है वो बढ़ रही है, ठीक है। एंड तो हमें ये कि हमें इंपोर्ट्स अपने ज़्यादा से ज़्यादा करने पड़ेंगे इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। एंड बेनिफिट्स क्या होंगे कि इट विल नेशन मूव टुवर्ड फ्री मार्केट प्राइसिंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। वो फ्रीली कर सकते हैं क्योंकि जो डोमेस्टिकली है उसमें तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, बट दैट विल इसमें फ्री मार्केट प्राइसिंग हो सकेगा। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी इन नेचुरल गैस, ठीक है। फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया एनर्जी बास्केट। तो नेचुरल गैस क्या है हम पढ़ चुके हैं, क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आप मुझे LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LPG, ठीक है, इन द एंड CNG, इन तीनों में मुझे डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। देन इज अबाउट क्लीनेस्ट फ्यूल है, इट इज़ यूज एज फीड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक एंड कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। एज अ कुकिंग फ्यूल भी इसको यूज़ किया जाता है एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बेसिकली। तो देख सकते हो कैसे पेट्रोलियम में नेचुरल गैस बनता है। इनिशियली क्या होता है, टाइनी मैराइन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन हो गए, कोई मर जाता है ओशन फ्लोर पे, दब जाता है, फिर उनको सालों साल लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं
क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी विट्टी दब जाती है एंड वो हार्डन होकर अपने आप को रॉक्स की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। एंड इससे फिर क्या होता है, बरी डीपर एंड डीपर हो जाते हैं। हीट और प्रेशर इतना होता है क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड्स आर बेसिकली ऑयल, तो मिलियंस ऑफ ईयर बाद उनसे ऑयल बन जाता है एंड फिर हमें वो जो रॉक है उनको ड्रिल करके जिसे फिर रिफाइनरीज वगैरह सेटअप करते हैं तो उससे वो ऑयल एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट हमें मिलते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन इज अबाउट GS4 का एक केस स्टडी है बेसिकली, ठीक है, कि ओडिशा में बैंक मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया आफ्टर एक मतलब औरत अपनी 100 साल की माँ को एक चारपाई पर खींच के लेके आई ब्रांच तक, क्योंकि उन्होंने बोला कि फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है, फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको पैसे चाहिए, तो इसीलिए वो उनको खाट पे खींच कर लेके आई बिकॉज इट वॉज़ वेरी असेंशियल फॉर हर टू गेट मनी। तो वो वायरल हो गई एंड फिर ये सिचुएशन कैसे हैंडल हुई, उन्होंने बोला कि भाई चेयरमैन को सस्पेंड कर दो जो भी बैंक के मैनेजर थे एंड फिर उनको सस्पेंड किया फिलहाल। सो बैंक मैनेजर हैज़ बीन सस्पेंडेड। सो व्हाट हैज़ बैंक सेड, द मैनेजर हैज़ ऑफर्ड विजिट टू वुमेन हाउस बट रश बहुत ज़्यादा था एंड सिंगल ऑफिसर असाइन किया गया था, तो बिकॉज ऑफ द रश एंड ड्यू टू कोविड थिंग ही वॉजंट एबल टू विजिट हर एंड थिंग्स हैपेंड लाइक दिस। बट द एंगजाइटी फॉर द मनी अर्ली एंड अवॉइड रश टू द नेक्स्ट डे, तो इसलिए उनको आना पड़ा। द बैंक चेयरमैन एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर द इंसिडेंट एंड ही सेड दैट आई वॉज इंटेंशन नहीं थी हरासमेंट वगैरह की एंड बट द इंसिडेंट शोड देयर वाज कम्युनिकेशन गैप। तो केस स्टडी ऐसा हो सकता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप की बिहाफ पे कहाँ फॉल्ट हुआ, ठीक है। एक हो सकता है मिस कम्युनिकेशन पे, एक बैंक मैनेजर पे एंड आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन फैसिलिटी वगैरह के आप बोल सकते हैं कि वो जो एरिया है वो ज़्यादा पॉन्डर ओवर नहीं किया गया इस सिचुएशन में। देन फैक्ट फॉर प्रीलिम्स अबाउट मैलाथियन। मैलाथियन क्या है, एक पेस्टिसाइड्स है जो वाइडली यूज होती है एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, लैंडस्केपिंग में, ठीक है, ताकि मॉस्किटो इराडिकेशन वगैरह में यूज़ हो सके। तो कंटेक्स्ट क्या है, अभी ये जो इंसेक्टिसाइड है इसको ईरान भेज दिया गया है फॉर लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, बिकॉज हमने पढ़ा था जो अभी डेजर्ट लोकस्ट का हैवॉक हुआ था उसमें जो ईरान वगैरह इस साइड है, ईरान सऊदी की साइड से वहाँ से जो लोकस्ट है वो माइग्रेट होकर आए। इनिशियली तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए थे, ठीक है, फ्रॉम द हुक ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड फिर वो ईरान वगैरह से माइग्रेट होके फिर पाकिस्तान से होके इंडिया में आए थे। तो अभी इन्होंने बोला है कि हम ईरान पे को भेजेंगे, ठीक है, दिस मैलाथियन एंड दिस विल हेल्प टू कर्ब द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली वो वहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि वहीं पे जहाँ से चालू हुए वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा इनको एंड फिर आगे हमारे यहाँ पे दोबारा से बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ डेजर्ट लोकस्ट आ सकती है। इससे क्या होगा, उससे प्रिवेंशन मिल सकेगा। देन प्लेसेस इन न्यूज़, तो देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में बोला गया, हमने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ की कुछ लोकेशंस पढ़ी थी, ठीक है, एक टूम था, मेगालिथिक साइट थी, तो अभी उन्होंने ट्रैकिंग इन हिमालयाज़ एक मैजिकल एक्सपीरियंस के तहत कुछ साइट्स बताई हैं। क्वारी पास बताया है, ठीक है, तो नाम याद रखना कौन सी स्टेट में है, हिमाचल मत लिख देना, ठीक है, उत्तराखंड में है क्वारी पास। ब्रह्माताल ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है, इसको कर्जन ट्रेल भी बोला जाता है क्वारी पास को, क्योंकि यहाँ से लॉर्ड कर्जन भी गए थे, ही वॉज वन ऑफ द वाइस रॉयस एंड ब्रह्माताल उत्तराखंड में इट इज़ अ सेक्लूडेड लेक, ठीक है, जहाँ पे बोला जाता है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने भी यहाँ मेडिटेट किया था, इसलिए ब्रह्माताल बोला जाता है, दिस इन उत्तराखंड। देन फोटोक्सार इट इज़ अ विलेज इन लद्दाख, ठीक है, एंड रूपखंड इट इज़ ऑल्सो इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की हैं सारी, याद रखना, डोंट टिक इट इन हिमाचल प्रदेश। Then megalonodon beschikin case, it is very difficult to pronounce. It is तो researchers from Chile and Argentina ने डिस्कवर किया है teeth of an extinct species, ठीक है, इस तरीके की ये जो एनिमल है इसकी स्पीशीज को डिस्कवर किया क्योंकि इसका टीथ मिला, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराना एनिमल जिसे बोल सकते हैं आप, बिकॉज ये क्रिटेशियस इरा में ये एग्जिस्ट किया होगा, तो आप सोच सकते हैं कि ये डायनासोर्स वगैरह का साथी था, तो बहुत ही पुराना था ये। तो बोला जा रहा है कि ये स्पीशीज़ को ये नाम दिया गया है, ठीक है, तो मेगालोडॉन क्यों नाम दिया गया है इसको, क्योंकि 500 एनिवर्सरी थी, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड किया था द वर्ल्ड ट्रिब्यूट टू टेचुलस, ठीक है, उनको उसके लिए उनकी 500th एनिवर्सरीज को कमेमोरेट करते हुए इनका नाम ये मैमल का निकाला गया है। इट इज़ बिलीव्ड कि ओल्डेस्ट मैमल है एवर डिस्कवर्ड इन चिली। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है, चिली अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है एंड बोला जा रहा है कि ये पेटागोनिया में रहता था, तो पेटागोनिया की लोकेशन ये है, ठीक है, टू मतलब सदर्न पेटागोनिया में मिलता था ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस एरा अलॉन्ग साइड विद डायनासोर्स, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स।
Then is about PNGRB, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board. It was constituted under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act of 2006. ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, रेगुलेटरी बोर्ड है तो कुछ रेगुलेशन करेगा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, ताकि बेसिकली प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटिटीज़ जो भी एंगेज्ड हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करा रहे हैं रिलेटेड टू पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस एज वेल. तो नेचुरल गैस भी ध्यान रखना, वो भी इंक्लूडेड है इसमें. ठीक है. एंड बोर्ड हैज़ बीन मैंडेटेड टू रेगुलेट द रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस. तो ध्यान रखना प्रोडक्शन वगैरह नहीं कराता बिकॉज दैट्स अ रेगुलेटरी बोर्ड. ठीक है, तो बाकी प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी सारे काम करवाएगा, रेगुलर ओवरसी करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सबको, एंड इंश्योर करेगा अनइंटरप्टेड एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस नेचुरल गैस इन द ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो ध्यान रखना पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है तो पेट्रोलियम का कराएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस नेचुरल गैस. So this was all for today's discussion and thank you so much for watching.